नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा देवान, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट। आज आपके पास आपके समक्ष हूँ एक नए मुद्दे को लेकर, और ये है एक बहुत आम तकलीफ, औरतों के शरीर में मांसपेशियों में दर्द का होना, यानी कि बॉडी एक्स, पेन्स, मसल पेन इन विमेन। ये एक ऐसी अवस्था है जो आमतौर पे शायद हम उसको बीमारी न माने और हम डॉक्टर के पास न जाएं। अगर जाएं तो शायद हिचकिचाएं, और अगर घर में बताएं तो लोग कहें कि इतना काम ही क्यों करती हो, बस तुम तो हरदम यही कहती रहती हो। ये तो एक बहाना है, पर ये हकीकत है। जिस पे गुजरती है उसी को समझ में आता है। समझ लेते हैं कि दर्दें होती कहाँ हैं। पीठ में होती है, और आमतौर पे निचली पीठ में यानी लोअर बैक एक होती है। टांगों में दर्द होती है, काफ मसल्स में दर्द होती है, जांघों में, थाइस में लेग पेन होती है। कई बार मरोड़े भी आती हैं, खासकर काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं। कभी कभी नस पे नस चढ़ जाती है, कभी कभी पैरों में झुंझुनाहट होती है, पैर सो जाते हैं, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, पैरेस्थीसियाज होते हैं, यानी अटपटी सी सेंसेशन होती है। कभी कभी हाथों में और हथेलियों में और पैरों के तलों पे जलन भी होती है। कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे कि जो कमर है, खासकर जो आगे पेट का निचला हिस्सा है यानी लोअर एब्डोमेन है, पेल्विक एरिया है, उसमें खिंचाव सा हो रहा है। कभी कभी हाथों में, उनके जोड़ों में, घुटनों में, हिप जॉइंट में, शोल्डर में भी दर्द होती है। कभी कभी सुबह उठो तो मॉर्निंग में जब सुबह सवेरे उठते हैं तो स्टिफनेस सी लगती है। कभी कभी कुछ खास जॉइंट सूजे हुए होते हैं। अनेक प्रेजेंटेशंस हो सकती है। आइए जानते हैं कि क्या औरतें सही नहीं कह रही। अमूमन वो सही ही बोल रही होती है, क्योंकि पुरुषों में तो माहवारी नहीं आती। पुरुष ना गर्भवती होते हैं, ना वो ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान करते हैं, ना उनको मेनोपॉज होता है, और न ही वो आमतौर पे उतना घरेलू काम या बाहर का काम, वर्क फ्रॉम होम, चाहे होम मेकर हो, चाहे ऑफिस जाती हो, वर्किंग वुमन हो, इतने काम भी नहीं करते। सारे स्टेटिस्टिक्स, सारे आंकड़े ये कहते हैं कि कम से कम 50 मिनट से लेके 3 घंटा ज्यादा ही औरतें काम करती हैं। तो खुराक तो हमें चाहिए ही, और खुराक हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिसे वेल बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो तो चाहिए। शायद कभी कभी टॉप अप्स भी चाहिए, और टॉप अप्स इसलिए ही नहीं क्योंकि समाज हमारी कद्र करता है या नहीं करता है, हमें उतना पालन पोषण, उतनी खुराक, उतने विटामिन, उतना न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं, पर हमारी खुद की बायोलॉजी, हमारी खुद की फिजियोलॉजी भी तो मैटर करती है। तो आइए ये देखते हैं कि कौन कौन सी तकलीफें हैं जो कि हमारी वुमन होने की, औरत होने की वजह से ही केवल है। माहवारी होती है तो खून जाता है, चाहे हम कहें कि 2 से 6 चम्मच बड़े के बराबर जाता है, कम अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगा लीजिए कि 30 ml 30 ml के करीब जा रहा है, पर जा तो रहा है। 14 साल से 44 साल मिनिमम ये टाइम स्पैन है जब खून जा रहा है, हर महीने जा रहा है। तो मैं मानती हूँ कि शायद नलका नहीं बह रहा और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही, नहीं तो और भी जाता। तो ऑफ कोर्स अगर खून जा रहा है तो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हमें आयरन की जरूरत है। आयरन यानी आयरन हमें मिलेगा कहाँ से? हमें मिलेगा खुराक से। खुराक कौन सी? खासकर की जो हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं, जो खजूर है यानी कि डेट्स हैं, फिग्स हैं यानी कि अंजीर है, ये हमें आयरन देते हैं। हमें टैबलेट्स भी ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। एलिमेंटल आयरन कम से कम 60 mg का, 60 मिलीग्राम का होना चाहिए। सिरप्स भी अवेलेबल हैं, इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर हमारे को प्रसूति यानी डिलीवरी होती है, या हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हैं, तभी भी हमें आयरन की सप्लीमेंटेशन चाहिए। एक बात बताइए ना, बच्चा हम ही पे तो निर्भर है, तो अगर बच्चा हमारी गर्भ में पल रहा है तो हमारी हड्डियों पर भी तो असर पड़ रहा है। अपने हड्डी बनाने के लिए हमारे कैल्शियम ले रहा है, और जो हम दूध बच्चे को दे रहे हैं वो दूध भी तो हमारे कैल्शियम से ही बन रहा है। तो बच्चे की बनावट के लिए और बच्चे की बढ़ोतरी के लिए, चाहे स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाहे गर्भ यानी प्रेगनेंसी हो, हमसे खुराक जारी है तो कैल्शियम की भी आवश्यकता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। और कैल्शियम कहाँ से आएगा? कैल्शियम भी
कैल्शियम की टैबलेट्स हैं जो सप्लीमेंट्स में खाई जा सकती हैं, पर खुराक भी तो होती है। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से निकले प्रोडक्ट्स की जरूरत है। चाहे दूध पीजिए, चाहे आप गाय का लें, चाहे भैंस का लें, चाहे गोट मिल्क लें, चाहे उससे पनीर बनाए, चीज बनाए, दही बनाए, छाछ बनाए, जो भी बनाए, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर आपको उसकी एलर्जी है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। कैल्शियम हम लोगों को कुछ फलों में, गुआवा में, यानी कि अमरूद में मिलता है, कुछ सब्जियों में, पेठा जैसे जिसे सीताफल बोलते हैं, उसमें भी मिलता है। पर कैल्शियम को अपने शरीर में जोड़ने के लिए हमको चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी की सहायता के बिना कैल्शियम हमारे शरीर में जाके बाहर भी आ जाता है और कई बार गलत जगह पे जम के पथरी बनाता है। तो हमको विटामिन डी की सप्लीमेंट चाहिए, यानी संग में चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कैल्शियम की टैबलेट के साथ में ही कुछ विटामिन डी का कण होता है, अमूमन वो पूरा नहीं होता। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? धूप से। भारत देश में धूप की तो कमी है नहीं आमतौर पर धूप सारे टाइप की धूप नहीं होती, सवेरे की धूप होती है जो हमें लेनी है। आमतौर पे जरूरी नहीं है कि वो सारी धूप हमें फायदा दे। टैनिंग भी होती है और कई बार फोटो एजिंग भी होती है। पर हम लोग विटामिन डी और कहाँ से ले सकते हैं? अंडा जो खाते हैं वो लोग अंडे के पीले हिस्से एग योक से ले सकते हैं। मशरूम्स के पास भी होता है और सप्लीमेंट्स तो है ही है। इसी तरह आयरन जो है उसकी भी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत है। आयरन आप जो लेती है ना, वो पूरा अब्जॉर्ब तब होता है जब उसे विटामिन सी की सहायता मिलती है। कैल्शियम और आयरन में 4 घंटे का अंतर। तो मान लीजिए अगर नाश्ते के साथ आयरन लिया तो कैल्शियम लिया लंच के साथ। तो विटामिन सी कहाँ से आएगी? विटामिन सी आती किसी भी खट्टी चीज से। खट्टी यानी सिट्रस चीजें, सिट्रस यानी नींबू, संतरा, कीनू, माल्टा, मौसमी, और खट्टे में क्या आंवला नहीं होता, इंडियन गूसबेरी। तो ये चीजों से हम ले सकते हैं। आइए और भी कुछ चीजें जानें जो हमारी खुराक में अति आवश्यक है। बैलेंस डाइट में फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, हाई फाइबर डाइट और पानी की आवश्यकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो छोटे वाले और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बड़े वाले तत्व हैं, यानी मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम, जिंक, इन सब का भी रोल है। आप देखेंगे आमतौर पे जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती है उसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम होता है, क्योंकि उनका भी एक छोटे छोटे कण में रोल होता है बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता है। इतना काम करोगी तो मसल की वेयर एंड टेयर जो घिस रहा है, मसल्स बनाने के लिए भी तो काम चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? फिर से उन्हीं डेयरी प्रोडक्ट्स से, यानी दूध के प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मिल्क, दूध, पनीर, छाछ, दही के बारे में बात करी। और प्रोटीन आता है दालों से, दालें यानी पल्सेस, लेग्यूम्स, और उसमें खास कर वो वाले जो कि हमें सोया से मिलते हैं। सोयाबीन, सोया के प्रोडक्ट्स कौन से? न्यूट्रीनगेट, न्यूट्रीनेला, उसका भूरी, उसका आटा, सोया चाप, सोया नगेट्स, इन सब से हमें फायदा है। तो ये बात हुई कि अगर हम खुराक की बात करें तो कौन सी खुराक हमें लेनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी या कमी है तो हम पूरी कर सकें। मसल एक्स, पेन्स, बॉडी एक इन वुमेन, कारण क्या? तो पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा करी कि कहाँ कहाँ दर्दें होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, और क्या क्या औरतों के साथ खासी बात गुजरती है जिसकी वजह से हमको खुराक में इजाफा चाहिए। खासकर हमने बात करी आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तत्व होते हैं उनका इजाफा क्यों। और आज हम बात करेंगे कि और कौन सी खुराक में इजाफा होना चाहिए। बैलेंस डाइट, प्रोटीन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए बात करते हैं हमारी डाइटरी इंटेक। हम जब विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन में खासकर जो विटामिन बी है, और जो विटामिन बी के इतने सारे रूप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 1 से 12, ये जो है ना, ये गर्म पानी हीट में खराब हो जाते हैं। और हम लोग को आमतौर पे खाना पका के खाने का शौक है, और वो भी गरम गरम खाने का शौक है। तो अगर हमारे खाने में ये खुराक होती भी है तो खत्म हो जाती है। अब आप बताएं कितनी औरतें हैं जिनके पैरों में जलन होती है?
अब ये शुगर की वजह से भी हो सकता है कि पैर में जलन हो रही है, और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विटामिन की कमी है। कईयों को नस पे नस चढ़ जाती है, ये विटामिन ई की कमी की वजह से भी हो सकता है और विटामिन बी की कमी से भी हो सकता है। पैरों में झुंझुनाहट होना, करंट जैसा महसूस होना, पैर सो जाना, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, अटपटे से कीड़ों जैसी सेंसेशन होना, ये विटामिन डी, थायराइड, विटामिन ई, शुगर्स किसी कारण से भी हो सकता है। तो पहले तुम खुराक की बात करें। कोशिश करें कि हम लोग कम से कम कुछ ऐसी सब्जियां और फल खाएं जो हम गर्म करके, उबाल करके, पका के ना खाएं। तो कच्चे पदार्थों का अच्छे से धो के सेवन करें। जो दालें होती हैं उनके अंकुर लेना यानी स्प्राउट्स खाना, उसमें भी विटामिन की काफी मात्रा होती है। जो मैंने आपसे ये नर्व्स वाली सेंसेशंस की बात करी, इसके लिए हमें नर्व वाले विटामिन B1, B6, B12 पे खासा तवज्जो देना है। B12 जो होता है उसकी खासी कमी देखी गई है और उसके लिए अलग से सप्लीमेंट दिया जाता है। वो डायबिटीज वाले लोगों में भी कम होता है और आम लोगों में भी कम देखा जाता है। तो उसके लिए आप अंकुर भी खा सकते हैं और आप टैबलेट्स ले सकते हैं, मेथिकोबैलामिन की, साइनाकोबैलामिन की, और इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। B1, B6, B12 की भी नर्व को बढ़ोतरी देने वाले इंजेक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मल भी होते हैं, फोर्टिफाइड भी होते हैं। तो उनके इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं, कैप्सूल्स भी ली जा सकती हैं। और ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बीकोसूल वाले, जो बी कॉम्प्लेक्स वाले जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स आते हैं वो भी खाए जा सकते हैं। पर जो उसकी गुत्थी है ना, वो ये है कि खाने को इतना गर्म न खाएं और कम से कम कुछ ऐसी खुराक तो खाएं जो कि नेचुरल फॉर्म में हो, जिसमें हम ना गर्म कर रहे हैं, ना सेक रहे हैं, ना उबाल रहे हैं और ना कोसे पानी में डाल रहे हैं। आइए और खुराक के बारे में भी बात करें। तो विटामिन ई की बात करें। अब आपने कई बार देखा होगा कि सोते सोते भी क्रैम्प्स हो जाते हैं कईयों को काफ मसल्स में, और कभी कभी बैठे बैठे भी और चलते चलते पे चलते बहुत ही दर्द होती है। जिसको होती है ना ये ऐंठन, जो कि पैरों में होती है अचानक से, जैसे कि कोई मरोड़ रहा हो, वो भूलता नहीं है उसको। ये विटामिन ई की कमी की वजह से हो सकता है और इसमें हम लोग विटामिन ई का सप्लीमेंट देते हैं। कैप्सूल्स भी आती हैं, आप कॉड लिवर ऑयल पी भी सकते हैं, फिश का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। साथ में कुछ अमाइनो एसिड्स, लीवोकार्निटीन की कमी होती है तो उसको भी विटामिन ई के साथ मिला के दिया जा सकता है। शुगर का टेस्ट करना, थायराइड का टेस्ट करना और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट करना अमूमन जरूरी है। तो अगर हम कहें कि पैरों में जलन हो रही है, पैर में कीड़े जैसा लग रहा है, तो डायबिटीज हो सकती है, तो ब्लड शुगर फास्टिंग, पीपी, HbA1c करवाएं। थायराइड की वजह से भी मसल्स एक्स एंड पेन्स हो सकती हैं, वीकनेस महसूस हो सकती है, तो इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं। कभी कभी सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, खासकर उन लोगों में जो कि डायूरेटिक्स यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या बीपी की वजह से, डायूरेटिक्स यानी जिससे पेशाब ज्यादा निकलता है वो चीजें ले रहे हों, या हार्ट के पेशेंट्स कभी कभी कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिसकी वजह से पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो वो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो पोटेशियम का इजाफा तो इसलिए हो जाता है अगर हम लोग केला खाएं या हम लोग कोकोनट वाटर, नारियल पानी पिए, और जो सोडियम है उसका इजाफा हो जाता है जब हम थोड़ा नमक लेते हैं। दोनों का बैलेंस चाहिए तो ORS भी ले सकते हैं सोडियम और क्लोराइड की सप्लीमेंटेशन के लिए। जैसे ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वो हम जो एक ग्लास में छोटे साशे मिला के पीते हैं या 1 लीटर पानी में मिला के हम पीते हैं, पर उसी दिन पीना है, अगले दिन तक नहीं रखना है आपको उसको। फिर बात आती है कि दर्दें क्या किसी और बीमारी से भी हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपने सुने होंगे। ऑटो इम्यून यानी कि मेरा शरीर का ही कण, मेरे ही शरीर का कोई हिस्सा कह रहा है मेरा नहीं है, इसको रिजेक्ट करो, मुझे नहीं चाहिए, यानी कि हम उसे तोड़ रहे हैं तो हम सूजन ला रहे हैं। सूजन यानी इन्फ्लेमेशन ला रहे हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं ESR, CRP के, जो हम टेस्ट कराते हैं और उसके लिए हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो खासी बीमारियों के लिए तकलीफें देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है जैसे SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, लोगों को ऐसी तकलीफें हो सकती हैं ऑटो इम्यून, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। अर्थराइटिस भी एक कारण है और वैरिकोज वेन्स भी कारण है। हमने बात कर ली खुराक की और कुछ बीमारियों की, और अब हम कुछ और कारणों के बारे में बातचीत करते हैं। गठिया आपने सुना होगा, अर्थराइटिस सुना होगा। अर्थराइटिस अनेक प्रकार का होता है और अर्थराइटिस जो होता है वो जोड़ों में होता है।
जो खासकर कौन से, जैसे घुटने का जो हिप जॉइंट, यहाँ तक कि शोल्डर जॉइंट में भी, कंधे में भी। तो अर्थराइटिस आमतौर पे 3 प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी हड्डियां उम्र की वजह से या हमारे भार यानी ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से घिस रही हैं। घिस इसलिए रही हैं क्योंकि हड्डियां जो हैं उनमें से भूरा निकल रहा है, या जो 2 हड्डियां हैं उनके बीच में जो कार्टिलेज लगा हुआ है, जो कि बफर की तरह, शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वो भी घिस रहा है, टूट रहा है, रगड़ रहा है या कट रहा है। और जो कार्टिलेज होता है उसके बीच में भी पानी है। तो आप सोचे ये हड्डी, फिर कार्टिलेज और बीच में पानी भी एक किस्म का शॉक अब्जॉर्बर, लुब्रिकेंट है। आप समझते हैं, जैसे मशीन में तेल डालते हैं कि वो घिसे ना और आराम से चले, वो जो चीज है साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी से हड्डी रगड़ है, और अगर कार्टिलेज भी जारी है तो भी हड्डी से हड्डी रगड़ है, और साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो रहा है तो भी हड्डी से हड्डी रगड़ है। ये उम्र के साथ होता है। वजन घटाएं। अगर आपको एक तरफ का अर्थराइटिस है, आप उस तरफ वजन नहीं दे रहे और दूसरी तरफ वजन डाल रहे हैं, तो आप दूसरे में भी घिसाव ला रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरे खींचना पड़ता है, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। कभी कभी वो दर्द के लिए आपको जॉइंट के अंदर वही साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो गया है उसके लिए इंजेक्शन डालते हैं, जैसे सिनबिस्क, या फिर वो लोग कभी कभी स्टेरॉइड भी लगाते हैं उस जॉइंट पे, कभी कभी पेन किलर भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं, और जब जरूरत होती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। आपने नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट सबके बारे में सुना होगा। अब आती है बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक अपने आप में एक एंटिटी है जिसमें कि जो जॉइंट्स होते हैं वो सूज जाते हैं और उसके बाद वो मुड़ने लगते हैं। आपने देखे होंगे पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई हैं, इस तरह से हुई हुई हैं, हाथ मुड़े हुए हैं, और पेशेंट को दर्द भी होता है और वो उसे खोल भी नहीं पाता, वो जकड़ जाते हैं। इसके लिए रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट करना पड़ता है, ये पॉजिटिव होता है तो रूमेटॉइड फैक्टर है। इसके लिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन पे जाने की बजाय आप जाते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी आप उन्हीं के पास जाते हैं। फिर तीसरी आती है अर्थराइटिस, जो कि यूरिक एसिड के साथ जुड़ी है। जो हमारी किडनी होती है ना, वो यूरिया भी बाहर फेंकती है और यूरिक एसिड भी बाहर फेंकती है। ये दोनों उसको नहीं चाहिए, ये दोनों हमारे लिए पॉइजन थे, ये हमारी मेटाबॉलिक वेस्ट थी, उसने उसको पेशाब के साथ बाहर फेंकना है। पर यूरिक एसिड अगर शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ जाए तो वो यूरिक एसिड जो है उसके कण बाहर नहीं जा पाते तो अंदर जमा होता है। जमा कहाँ होता है? हड्डियों में जमा होता है, हड्डियों के जॉइंट्स में होता है। और आपने तो देखा होगा कि छोटे छोटे जो चावल के दाने होते हैं, स्पिक्यूल्स जिसे हम कहते हैं, इस तरह से छोटे छोटे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमते हैं। कोई ऐसी दवा नहीं है कि वो जमते जाएं और हम दवा खाएं और वो घुल जाएं, इसलिए उन्हें जमने न दीजिए। ब्लड टेस्ट करवाएं यूरिक एसिड का, अगर ज्यादा है तो 2 चीजों पे तवज्जो दें। पहले अपना वजन घटाएं, दूसरा खुराक को बदलें, और अगर उससे वो ठीक नहीं होता या यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो तीसरी चीज आ जाती है दवा। तो दवा खाएं। अब आप पूछेंगे वजन क्यों घटाना? क्योंकि जिनका वजन ज्यादा होता है उनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है। वजन कम करने से यूरिक एसिड कम हो जाता है, पूरा ठीक हो या ना हो। दवाएं हैं हमारे पास, वो तो है ही हैं। दवाएं फिर खानी पड़ती हैं और कई बार तमाम उम्र खानी पड़ती है। पर आप डाइट भी बदल सकते हैं। जो लोग मीट खाने वाले हैं, खासकर रेड मीट, चाहे वो गोट मीट हो चाहे वो बफलो मीट हो, वो रेड मीट जो होता है उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। दूसरी बात, जो हम वेजिटेरियन लोग हैं ना, हम भी कुछ ऐसी दालें खाते हैं, खासकर बीन्स जैसे राजमा, लोबिया, रौंगी, ये जो हैं जो कि हैवी बीन्स हैं, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। कुछ सब्जियां हैं जिनको भी बदलना पड़ता है कि ब्रोकली मत खाओ, तो इस किस्म की सब्जियां हैं जिससे यूरिक एसिड में हम चेंज लाते हैं। अब ये तो मैंने 3 अर्थराइटिस के बारे में बात कर ली, पर आपने ये भी सुना होगा कि हड्डियां गलती हैं उम्र के साथ, न केवल औरतों की पर पुरुषों की भी। इसको जब थोड़ी सी गलती है तो कहते हैं ऑस्टियोपेनिया, जब ज्यादा गलती है तो कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और महिलाओं में एक पड़ाव आता है जिसे रजोनिवृत्ति बोलते हैं, यानी मेनोपॉज, जब अचानक से आपके महीने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो ओवरीज थी, अंडाशय थे, वो जो हार्मोन्स बना रहे थे वो बनाने
कम कर देती है और फिर स्टॉप कर देती है, तो हड्डियां गलने लगती, क्योंकि वो आज तक आपकी हड्डी बनाने में आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब जब वो कम हुए हैं तो ये जब महीने खत्म हो रहे होते हैं, ये 3 से 5 साल का टाइम है, थोड़े से पीरियड में अटपटी बात आई, फिर फाइनली ये 3 से 5 साल का समय है। तो महीने खत्म होने से पहले से ही 2-3 साल पहले से और उसके बाद में भी और तमाम उम्र भी हड्डी खत्म होती रहती है। पर ये जो पेरीमेनोपॉज का टाइम है, ये सबसे नाजुक टाइम है और इस वक्त आपके शरीर का जो कैल्शियम है 10 से 30% आपके पेशाब से ही बाहर चला गया। आपको पता भी नहीं चला, मुझे पता भी नहीं चला, हमें ये भी नहीं पता था हमें मेनोपॉज वाकई में हो गया। जब मेनोपॉज होगा तब खाते हैं कैल्शियम, अभी थोड़ी खाते हैं। ये पड़ाव को नहीं जाने देना, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लेना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके लिए बोन डेंसिटी वगैरह के टेस्ट कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए आपको बताया था कि कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह खाएं, यानी दूध के जो पदार्थ हैं, चाहे पसंद हो चाहे न पसंद हो, किसी भी फॉर्म में दूध हो, दही हो, पनीर हो, छाछ हो, आप लीजिए, चीज लीजिए जैसे चाहें। और कैल्शियम आपके कुछ फलों से, सब्जियों से भी मिलता है, जैसे कि सीताफल और अमरूद, गुआवा और पंपकिन्स। और फिर बात आती है कुछ और कारणों की जिसकी वजह से शरीर में दर्दें होती हैं, पीठ दर्द होता है वगैरह। हम चर्चा कर चुके हैं खुराक के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में, हड्डियों के गलने ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया के बारे में, और कुछ बीमारियां मधुमेह, थायराइड के बारे में और अन्य कई बातें। पर आज हम बात करेंगे पीठ का दर्द। पीठ में दर्द होता है ना, निचली पीठ में दर्द होता है, बैक एक होता है, लोअर बैक एक होता है। आखिरकार क्यों होता है? कभी कभी तो नीचे के पेट के हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में भी दर्द होता है, जैसे पेल्विक एरिया में दर्द बोलते हैं। और वो दर्द ना कई बार खिंचाव के साथ होता है। तो आपने खुराक भी सही ले ली, टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ सही था, फिर भी हो रहा है, तो क्या गायनोकोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है? स्त्री रोग विशेषज्ञ को जांच भी तो करनी है। वो जब जांच करेंगे तो पता चलता है कि पेल्विक फ्लोर जो होता है, यानी कि जो सतह है, जो जमीन है जिसके ऊपर यूट्रस है और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली है, वो नीचे को खिसक रही है, यानी कि वो उसका यूट्रस का, बच्चेदानी का प्रोलैप्स हो रहा है। जो पेल्विक ऑर्गन का फ्लोर है वो नीचे को खिसक रहा है। कई बार साथ में यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली भी नीचे को खिसकती है, जिसे सिस्टोसील बोलते हैं। तो इसमें फिर क्या करेंगे? एक्सरसाइजेस करना। और ये होता ही क्यों है? क्योंकि आमतौर पे प्रसूति हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसकी वजह से, और उसके बाद खुराक सही नहीं मिली उसकी वजह से, या फिर जब प्रसूति हुई थी तो उसमें लेबर जो दर्दें थी वो इतनी लंबी थी कि काफी देर तक आप धक्का मारते रहे और प्रोलॉन्ग लेबर हुई और उसी टाइम से वो वीक हो गई थी। और आखिर का जो ब्रंट होता है वो तब होता है जब मेनोपॉज होता है और वो और वीक हो जाती है। तो जिन्होंने डिलीवरी कराई है उनको हमेशा, और जिन्होंने नहीं भी कराई है उनको भी मेनोपॉज के टाइम में सतर्क रहना चाहिए। इसलिए पेल्विक फ्लोर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है? ठीक है, जब आपको पेशाब जाना होता है, यूरिन जाना होता है और सही जगह नहीं होती तो आप रोकते हो ना उसको। जब आप उसको रोकते हो तो आप अपने जो यूरिन के पैसेज है उसको अचानक से टाइट करते हो कि मुझे नहीं जाना अभी। तो वो जो आप टाइट कर रहे हो, फिर रोक रहे हो, फिर टाइट कर रहे हो, फिर रोक रहे हो, फिर टाइट करो, फिर रोक रहे हो, इसको अगर आप सुबह 100 बार, दिन में 100 बार, शाम को 100 बार, अगर 3 बार इस तरह से करें तो आपकी एक एक्सरसाइज हो जाती है और पेल्विक ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लोर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत इस्टेब्लिश्ड बच्चेदानी का प्रोलैप्स है, काफी कुछ बाहर निकल रहा तो सब अंदर चले जाएगा, नहीं, उसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ता है या अंदर कोई रिंग डालनी पड़ती है। पर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है और वो काफी हद तक मेंटेन रहती है। तो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना, उनकी राय लेना। इसके सिवा एक और कारण हो सकता है, कभी कभी यूरिन की इन्फेक्शन होती है, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन है, तो पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से भी पीठ में दर्द या आगे में दर्द होता है। पर उसके साथ और लक्षण भी होते हैं। पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब आता है, रात को उठ के पेशाब करना पड़ता है, पेशाब की धार भी गड़बड़ हो सकती है और अगर उसे आप कंट्रोल ना करें तो कई बार बुखार भी हो जाता है। तो इसलिए यूरिन के टेस्ट कराने आवश्यक है। और भी कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी औरतें हैं, उनकी टांगों में जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, जो नीले रंग की होती है, वो बहुत प्रोमिनेंट होती है, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वो कभी कभी सीधी होती है, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी होती है। आमतौर पे वो जो अपनी जांग होती है, थाई होती है, उसके पीछे की तरफ होती है, या टांग के पीछे की तरफ होती है, या एंकल के साथ साथ यानी एड़ी के साथ साथ होती है। इसको वैरिकोज वेन्स बोलते हैं। एक टांग में भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है। कभी कभी वो मोटी मोटी दिखाई देती है, कभी कभी वो बिल्कुल महीन महीन दिखाई देती
देती हैं, जैसे कि किसी ने पेन लेके ड्राइंग करी। तो यानी वो सुपरफिशियल भी हो सकती हैं, डीप भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट भी हो सकती हैं। अब आपको पता है मेरा दिल है, मेरा जो दिल है उसने ब्लड सप्लाई करना है, धड़कना है, और तभी तो वो पूरे शरीर में नीचे को गया। अब नीचे जो खून गया उसने वापस भी तो दिल में आना है। जब वो वापस दिल में आ रहा है तो कौन ला रहा है? वेन ला रही है। अगर वेन का वाल्व खराब हो गया, आपको तो पता है जैसे नलका होता है, नलके की टूटी के अंदर भी वाल्व होता है, मतलब लीक करता है अगर वो ठीक नहीं है। अगर वाल्व खराब है तो वो नीचे को ही रहता है और ऊपर को नहीं आता, तो वो इकट्ठे होता रहता है, इकट्ठे होता रहता है। इकट्ठे होने की वजह से खून जम जाता है तो उसमें क्लॉट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है यानी कि ब्लॉकेज हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हर वेरिकोज वेन में ब्लॉकेज हो, पर ब्लॉकेज हो सकती है। और अगर वो क्लॉट टूट गया तो वो हार्ट या लंग में जाता है और सीधे पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग के अंदर करता है और इमीडिएट डेथ हो सकती है। तो अगर आपकी वेरिकोज वेन्स है तो उस पर मालिश न करें। और वेरिकोज वेन्स की वजह से टांगों में भार और थकान लगता है, यहाँ तक कि कई बार उस जगह नीला नीलापन के दाग हो जाते हैं क्योंकि खून वहां जमा हो रहा है, खुजली भी होने लगती है उसकी वजह से। तो क्या करेंगे? अगर कुछ ऐसा है तो डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर क्या बोलेगा? वो कहेगा आप स्टॉकिंग्स पहनिए, स्टॉकिंग्स यानी जुराबे पहनिए जो लंबी जुराबें। अब अगर आपकी एंकल तक की प्रॉब्लम है तो एंकल तक बोलेगा, घुटने तक है तो घुटनों के ऊपर बोलेगा, थाई है तो थाई तक बोलेगा। अगर वो कहेगा कि नहीं इसमें ज्यादा है, आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो कम से कम आपको वो अल्ट्रासाउंड करने को बोलेगा, जो कि टांगों की वेन्स का अल्ट्रासाउंड होगा, जो कि डॉपलर बोलते हैं, जो कि कलर डॉपलर होता है। और उसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किधर वाल्व खराब है और कौन सी जगह का जो वाल्व खराब है और कहीं गलती से क्लॉट तो नहीं बन रहा। और अगर क्लॉट बन रहा है तो जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है ना, दिल की स्टेंट लगता है, उसी तरह वो एंजियोग्राफी करते हैं, उस क्लॉट को हटाते हैं, उसमें स्टेंट डालते हैं, बलून डालते हैं, और जो जमा हुआ खून है उसको पतला रखने के लिए ब्लड थिनर्स देते हैं, खून को पतला रखने के लिए दवाइयां। तो हमने पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स और वैरिकोज वेन्स के बारे में बात करी, और यूरिन इन्फेक्शन एक और कारण हो सकता है। दर्द जब हम बात करते हैं तो कितनी औरतें कहती है ना, मेरे यहाँ गर्दन में पीछे दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है। अब सर्वाइकल का दर्द क्यों हो सकता है? सर्वाइकल का दर्द इसलिए हो सकता है क्योंकि आप ही ठीक से नहीं बैठे, हमेशा झुके हुए हैं, या वहां पर एक एक्स्ट्रा रिब है, सर्वाइकल रिब, कई बार उसकी वजह से दर्द होती है। कई बार इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कोई डिस्क जो है, तो वर्टिब्रा है, वो जो बैकबोन की हड्डियां होती है, एक हड्डी दूसरी हड्डी उसके बीच में होता है डिस्क, वो वहां की जगह खिसक गया तो क्या हुआ? डिस्क प्रोलैप्स हो गया। अगर वो किसी नस पे दबा रहा है तो वहां पे झुंझुनाहट या अचानक से पेन होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलिस्थेसिस हो सकता है, और स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तीनों अलग चीजें, और कुछ ना कुछ हो तो आप ही का पोस्चर है, आप ठीक नहीं बैठ रहे। देखिए हमने कितनी सारे शरीर में दर्दों के बारे में कारण आपके साथ डिस्कस करी। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगला एपिसोड जरूर देखिए। नमस्कार।